दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यूजीसी नेट हिंदी की जो यूनिट 1 है हिंदी भाषा का उदय और विकास उसके बारे में जानेंगे। और मैंने इस यूनिट को दो वीडियो में हम इस यूनिट को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास यूनिट 1 पार्ट 1। तो दोस्तों हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक विकास क्रम के आधार पर दो भागों में विभक्त है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के तीन विभाग हैं, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। दोस्तों जो क्रम बनता है यहाँ से तो उसमें आता है पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और आधुनिक हिंदी भाषाएं। या फिर इसमें पहले दो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को ना दे करके खाली सिर्फ संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और आधुनिक हिंदी भाषाएं इस तरह से क्रम दिया रहता है। और क्रम को लगाना आता है यूजीसी नेट में। इस तरह पूछ लिया जाता है कि बार लिपि से दिया गया था, ब्राह्मी लिपि, शुंग लिपि, कुटिल लिपि, देव लिपि, इस तरह से क्रम दिया हुआ था। अब की बार सेकंड शिफ्ट में जो 5 मार्च 2023 को परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की, उसमें इस तरह क्रम दिया हुआ था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं कि वैदिक संस्कृत के 3 विभाग हैं। हमने इस वीडियो में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं होगी। सिर्फ जितना कवर हो सके, जितना कि हमारी यूनिट 1 से ज़रूरी है, मैंने उतना ही आपको इस वीडियो में कराना है। तो देखते हैं वैदिक संस्कृत के 3 विभाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता, अब देखते हैं जो दोस्तों हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्हीं को संहिता के अंतर्गत रखा गया है। तो ऋग संहिता के अंतर्गत आता है ऋग्वेद, यज्ञों का विकास। जो हमारा यज्ञों का विकास हुआ है वो ऋग्वेद से हुआ है और ऋग संहिता के अंतर्गत ही आता है। यजुर संहिता, इसमें यजुर्वेद और यज्ञों के कर्म कांड के प्रयुक्त मंत्र जो है हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। साम संहिता को जो वेद में नाम दिया गया सामवेद, और इसमें गाने वाले पद हैं यानी कि संगीत संबंधी पद है। अथर्व संहिता, इसमें अथर्ववेद को शामिल किया गया, जनसाधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोटके। तो आप ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद से यज्ञों का विकास, यजुर्वेद से यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र, और साम संहिता जो कि सामवेद है उससे संगीत, और जी आपके जो अथर्ववेद है इसमें टोटके, तंत्र मंत्र का विवरण दिया गया है। आगे देखते हैं, हम सिर्फ इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बोलचाल का आधार संस्कृत भाषा थी। प्रश्न कैसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बोलचाल की आधार भाषा कौन सी थी? तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें से सही उत्तर लगाना होता है। जब आपको पता रहेगा कि बोलचाल की आर्य भाषा का आधार संस्कृत भाषा थी तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। वैदिक संस्कृत के अन्य नाम प्राचीन संस्कृत, वैदिकी, छांदस, छंदस आदि हैं। इस भाषा का प्रयोग वैदिक साहित्य, संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आख्यानों तथा प्राचीन उपनिषदों में हुआ है। पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ उदीच्य भाषा यानी कि पंजाबी भाषा में है। पाणिनि ने वैदिक भाषा को छंदस नाम दिया तथा अपने व्याकरण को आदर्श भाषा को लोक प्रचलित कहा। जो पाणिनि है उन्होंने वैदिक भाषा को छंदस नाम दिया। भाषा के साथ संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। दोस्तों भाषा के साथ संस्कृत का प्रयोग सबसे पहले वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि वैदिक संस्कृत के छंदों को मंत्र कहा जाता है। संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। संस्कृत भाषा का संगीतात्मक भाषा है। ऋग्वेद छंदोबद्ध है अतः उसे छंदस कहा जाता है। वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट एवं योगात्मक थी।
लौकिक संस्कृत की बोली दक्षिण बोली है। लौकिक संस्कृत की रचनाएं देखेंगे, रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी, महाभारत वेद व्यास, मृच्छकटिकम शूद्रक, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, उत्तरामचेतम भवभूति, आर्य सप्तशती गोवर्धन, रघुवंश कुमार संभव मेघदूत कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, प्रतिमा अभिषेक भास, हर्षचरित बाण, अमरुक शतक अमरुक, गीत गोविंद जयदेव। ये लौकिक संस्कृत की कुछ रचनाएं थी जो कि यूनिट 1 में हैं। अब देखते हैं यूनिट 1 के ही और महत्वपूर्ण बिंदु लौकिक संस्कृत से जुड़े हुए। लौकिक संस्कृत के छंदों को श्लोक कहा जाता है। प्रश्न कैसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से किसे श्लोक कहा जाता है, या किसके छंदों को श्लोक कहा जाता है, या लौकिक संस्कृत के छंदों को क्या कहा जाता है, तो श्लोक कहा जाता है। लौकिक संस्कृत को प्राय संस्कृत की ही कहा जाता है। इसका प्राचीन एवं आदि काव्य रामायण 500 ईसा पूर्व है। दोस्तों आप पढ़ तो खुद से भी सकते हैं, पर आपको जो वीडियो देखते हैं, जो आपके लिए नोट्स बनाते हैं, वहाँ से आपको एक नई नज़र मिलती है, एक नई दृष्टि मिलती है प्रश्नों को पढ़ने की, कि प्रश्न पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस तरह इनको ध्यान रखें। क्या होता है, कई बार आप खुद से तेज़ी में कई बार प्रश्नों को देख लेते हैं और परीक्षा के टाइम आप उनको भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जल्दी नहीं करनी, आपको बहुत आराम से प्रश्नों को देखना है। संस्कृत साहित्य आर्य जाति का प्राण है, क्योंकि इसी में प्राचीन ज्ञान विज्ञान कला पुराण काव्य नाटक आदि हैं। अब देखते हैं भारोपीय परिवार ध्वनि के आधार पर। विश्व की लगभग 3000 भाषाएं 13 भाषा परिवारों में विभक्त है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। जो हमारी हिंदी भाषा है वह भारोपीय परिवार की भाषा है, और हमें हिंदी भाषा के साथ साथ भारोपीय परिवार को भी ध्यान में रखना है। अब आगे हम भारोपीय परिवार की चर्चा करेंगे। भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला केंतुम, दूसरा सतम। इस विभाजन का श्रेय प्रोफेसर अस्कोली को है। उन्होंने 1870 ईस्वी में यह मत प्रस्तुत किया था। जो हमारे भारोपीय परिवार की भाषा है, ध्वनि के आधार पर उनको 2 वर्गों में विभक्त किया गया, केंतुम और सतम। और इस विभाजन का श्रेय प्रोफेसर अस्कोली को है। उन्होंने 1870 ईस्वी में इसका विभाजन किया था। केंतुम और सतम वर्ग के आधार पर भारोपीय परिवार का 10 शाखाओं को निम्न प्रकार बांटा जाता है। आइए देखते हैं। भारोपीय परिवार, केंतुम वर्ग, सतम वर्ग। ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट हित्ती, तोखारी, 6 भाषाएं तो जो है केंतुम वर्ग में आएगी। और सतम वर्ग भारत ईरानी आर्य भाषा, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी और अल्बानी इलीरी। हमको दोस्तों भारत ईरानी आर्य भाषा पर फोकस करना है। यह भारोपीय परिवार में सतम वर्ग के अंतर्गत भारत ईरानी आर्य भाषा के अंतर्गत है। अब देखते हैं भारोपीय परिवार की उक्त 10 शाखाओं में तोखारी तथा हित्ती को छोड़कर शेष 8 भाषाएं पूर्ण विकसित एवं प्रचलित भाषाएं हैं। भारत ईरानी आर्य भाषा परिवार, इसका अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है। भारतीय ईरानी शाखा। भारतीय ईरानी शाखा में भारतीय शाखा, ईरानी शाखा और दरद शाखा। अब हमें जो भारतीय ईरानी शाखा के अंतर्गत भी देखना है। पहले तो हमने देखा कि भारोपीय परिवार, उसके अंतर्गत फिर हमने देखा केंतुम और सतम, फिर सतम के अंतर्गत हमने देखा भारतीय ईरानी शाखा भाषाएं, फिर हमने भारतीय ईरानी शाखा के अंतर्गत देखना है भारतीय शाखा। उसके अंतर्गत हमारी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आर्य भाषाएं आती है। हमको यहीं से इस चीज़ को पकड़ना और इतने पर ही हमको फोकस करना है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी बची ईरानी शाखा, इसके अंतर्गत अवेस्ता, प्राचीन फारसी, अकीमीनियम या हकमानी, पहलनी, आधुनिक फारसी, पश्तो, बलूचनी और
पामीरी दुर्दिश भाषाएं आती हैं। द्रद शाखा के अंतर्गत लोवार, चित्राली, सीना, कश्मीरी ये भाषाएं आती हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार के आपको अंतर्गत देखने को मिलेगा केंतुम और सतम 2 वर्ग मिलेंगे। फिर आपको केंतुम में अलग भाषाएं और सतम में अलग भाषाएं। हमारी जो भारतीय भाषा है, भारतीय ईरानी भाषा सतम वर्ग के अंतर्गत है, और सतम वर्ग के अंतर्गत फिर भारतीय ईरानी शाखा के 3 शाखाएं हैं, भारतीय शाखा, ईरानी शाखा, द्रज शाखा। हमारी फिर भारतीय शाखा के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आर्य भाषाएं आती हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आप वीडियो को रोक रख करके कई बार आगे पीछे करके देख सकते हैं अगर एक बार समझ में ना आए। पाली में लिखे गए त्रिपिटक बौद्ध धर्म सिद्धांत, सुत्त पिटक गौतम बुद्ध का शिक्षा उपदेश, विनय पिटक बौद्ध धर्म अनुशासन नियम, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म व दर्शन। पाली की रचनाएं कच्चायन व्याकरण, मोगलान व्याकरण, मोगलान कृत अभिधम दीपिका, अशोक के शिलालेख आदि पाली की रचनाएं हैं। पाली को मागधी भाषा व देश भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। दोस्तों प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न ऐसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से पाली भाषा के अन्य निम्नलिखित नाम कौन से हैं? नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें फिर ABC सही है, CDE सही है या AE सही है, इस तरह से आपको दे देगा और आपको फिर बताना होता है। हीनयान संप्रदाय का धार्मिक साहित्य पाली में लिखा गया। किस संप्रदाय का धार्मिक साहित्य पाली भाषा में लिखा गया? तो हीनयान संप्रदाय का धार्मिक साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। महायान का त्रिपिटक संस्कृत में था। मैक्स मुलर ने पाली शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र से मानी। जॉर्ज गिरसन के अनुसार पाली मूलतः मगध की भाषा थी। पाली को शौरसेनी प्राकृत का मूल रूप माना जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि पाली को शौरसेनी का प्राकृत मूल रूप किसने माना है? तो जॉर्ज गिरसन ने ही माना है। देखते हैं डॉक्टर तिवारी के अनुसार पाली में 47 ध्वनियाँ मानी गई। शिलालेखीय प्राकृत के अनुसार इसे अशोकन प्राकृत या लाट प्राकृत भी कहते हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में और अशोकेतर अभिलेख इसमें हैं। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है जिसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पुरानी प्राकृत कहा जाता है? तो पाली को ही, जो कि भारत की प्रथम देश भाषा है, उसे ही पुरानी प्राकृत कहते हैं। प्राकृत शब्द की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, जिसका अर्थ है जनसाधारण की भाषा। इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं का सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में विचार किया। यह जैन साहित्य की भाषा है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में प्राकृत भाषाओं पर विचार किया, और प्राकृत भाषा जैन साहित्य की भाषा है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसके यानी कि प्राकृत के 5 भेद किए: शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। अब देखेंगे हम नंबर 1 शौरसेनी। शौरसेनी यह मथुरा अथवा सूरसेन के आसपास की बोली थी। एक समय में यह उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा थी। दिगंबर जैन मत का साहित्य सिद्धांत इसी में है। संस्कृत नाटकों में यह गद्य की भाषा है। नाटकों में स्त्रियों का वार्तालाप शौरसेनी प्राकृत में हुआ। शौरसेनी से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है। दोस्तों आप इस आखिरी लाइन को ध्यान रखेंगे कि शौरसेनी से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है। प्रश्न कैसे बनते हैं? निम्नलिखित में से दिए गए प्राकृत के किस भेद से वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि शौरसेनी से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है।
आगे देखते हैं। पैसाची, इसके अन्य नाम पैसाची का ग्राम्य भाषा, मृत भाषा, भूतबन, भूतभाषित, चोलिका, पैसाची, भूतभाषा हैं। उत्तर पश्चिम के कश्मीर के समीप की भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी गई। इसका अक्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान है। होनले ने इसे द्राविडों द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और शौरसेनी का विकृत रूप माना है। पैसाची को होनले ने द्राविडों द्वारा प्रयुक्त भाषा और पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और शौरसेनी का विकृत रूप माना है। महाराष्ट्री, उत्तर भारत में प्रचलित साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों में गीत इसी भाषा में लिखे। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ है। रचना गाहा सप्तशई, हाल, रावण वहो, बजलग, जयवल्य ये महाराष्ट्री भाषा में लिखी गई, महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई रचनाएं हैं। कालिदास तथा हर्ष ने इन्हीं अपने नाटकों में गीत इसी भाषा में लिखे हैं। अर्धमागधी, यह मागधी और शौरसेनी के मध्यवर्ती क्षेत्र प्राचीन कौशल के आसपास की भाषा है। मागधी की प्रवृत्तियों को पर्याप्त मात्रा में लिए रहने के कारण ही इसका नाम अर्धमागधी है। जैन विद्वान इसे आरसी कहते थे और आदि भाषा मानते थे। जैन साहित्य के गद्य और पद में इसका प्रयोग हुआ है। प्रश्न कैसे बना रहेगा कि विद्वानों ने किसे आरसी कहा है, तो अर्धमागधी को ही विद्वानों ने आरसी कहा है और आदि भाषा मानते थे। जैन साहित्य का गद्य और पद में प्रयोग अर्धमागधी में हुआ है। इसका संबंध लोक जीवन की अपेक्षा अभिजातीय वर्ग से अधिक था। जो अर्धमागधी भाषा थी, इसका संबंध लोक जीवन की अपेक्षा अभिजातीय वर्ग से अधिक था। इस प्राकृत में लगभग 45 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी प्राकृत में दिए हैं। आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश अर्धमागधी प्राकृत में दिए। आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। प्रश्न कैसे बनते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत नाम दिया या आर्ष प्राकृत कहा है, तो आचार्य हेमचंद्र जी ने। इनकी रचना है मुद्रा राक्षस, यानी कि अर्धमागधी में लिखी गई रचना मुद्रा राक्षस, अश्वघोष, प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र, साहित्य दर्पण, विश्वनाथ, ये अर्धमागधी की रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नंबर 5, मागधी अपभ्रंश। मागधी मगध के आसपास की भाषा। वररुचि तथा मार्कंडे ने इसका उद्गम शौरसेनी से ही बताया है। लंका में पाली को ही मागधी कहा जाता है। कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रा के मृच्छकटिकम में मागधी का प्रयोग हुआ है। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। इसके जातीय रूप वाहिलकी, ढक्की, सावरी, चांडाली हैं। मागधी के ही जातीय रूप वाहिलकी, ढक्की, सावरी, चांडाली हैं। इससे उपबोली साकरी, असमी विकसित हुई। साकरी और असमी उपबोलियां मागधी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका प्राचीनतम रूप यानी कि मागधी का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा का उदय और विकास यूजीसी नेट हिंदी इकाई